बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जॉब अनाउंस हुई हैं। एसएसटी की जॉब जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख जनाब आपके पास 22 जुलाई 2024 है। इसका जो स्केल है 17 स्केल है, 17वां स्केल है इसमें। और इसमें जो है जी आपको अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 35 साल इसकी एज लिमिट है। सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं और क्वालिफिकेशन आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्लस बीएड अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने किस तरह से करना है, आपने 300 रुपया फीस जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कैसे पे करनी है, वो सारी की सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह हम आपको इसका एडवर्टीजमेंट भी शेयर कर देंगे, इसका जो ना चलान फॉर्म भी सेंड कर देंगे, इसको अप्लाई करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज हमने सेशन स्टार्ट करना है जी। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा जी। तो लेक्चर नंबर 1 पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता दूं इसका जो हमने करना है, जो एफपीएससी की तरफ से आपको सिलेबस दिया गया है जिसमें से पेपर आएगा। सबसे पहले वो कहते हैं जी पार्ट 1 आपका इंग्लिश का होगा, 20 नंबर का आपके पास इंग्लिश का पेपर होगा। ये भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर होगा। मीन्स कि आपके 20 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, वो आपने सॉल्व करना होंगे। इसके अलावा आपके पास 80 मार्क्स का आपके पास एजुकेशन का पार्ट आएगा। बीएड में से आपके पास जो है जी 80 नंबर का एजुकेशन का पार्ट आएगा। और इसके जो आपके पास कोर्स कंटेंट है, जो इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी एफपीएससी ने क्लियर कट लिखे हुए हैं। ठीक है, यही टॉपिक्स आपने बार बार करने हैं इंशाल्लाह। ये सारे टॉपिक्स हम करवाएंगे आपको। तो जो आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन उन्होंने जनाब 3 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 आपके पास ग्रामर यूजेज है। ग्रामर यूजेज में आपने करना है जी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने करना है, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल करना है, करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन आपने करना है, फ्रेजल वर्ब आपने करना है, करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन करना है, एक्टिव एंड पैसिवाइज करने हैं, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट करना है, और स्पेलिंग करेक्शन। ये आपके पास ग्रामर यूजेज आ गया जी। उसके बाद आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के वाले से आपने वर्ड, फ्रेज और क्लॉज के वाले से पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ने हैं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ने हैं। और तीसरा पार्ट आपके पास वोकैब का पार्ट है। वोकैब में आपने सिनोनिम, एंटोनिम और एनाटॉमी, ठीक है जी, ये आपने 3 टॉपिक्स करने हैं। तो यही टॉपिक्स हम इंशाल्लाह ताला हम डे वाइज करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके जो इंग्लिश का पोर्शन है ये भी सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास पार्ट 2 में एजुकेशन के जो पोर्शन दिए हुए हैं एफपीएससी की तरफ से, वो है जो आपके पास परसेप्शन ऑफ परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एजुकेशन का नज़रिया क्या है, ठीक है जी, वो आपने पढ़ना है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन आपने पढ़नी है। प्लानिंग, एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट आपने पढ़नी है जी। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन पढ़नी है। करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट आपने पढ़नी है। क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़नी है जी। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन पढ़नी है। रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथडोलॉजीज। ये आपके पास तकरीबन 12-13 ये आपके पास टॉपिक्स बन रहे हैं। तो ये सारा का सिलेबस आपका जो एफपीएससी की तरफ से दिया गया है, ये सारे का सारा सिलेबस इंशाल्लाह ताला हम आपको फिंगर टिप्स पे करवाएंगे। अगर आपने टेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने सेशन में ऐड कर लेंगे। और जिसने भी टेस्ट प्रिपरेशन करनी है कोशिश करें कि शुरू से ही ऐड हो जाए, क्योंकि जब 2 4 10 लेक्चर्स निकल जाते हैं तो पिछला फिर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कर तो बंदा लेता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे करें, अभी से ही इसको स्टार्ट से ही ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला हम आपको 1 बाय 1 इसके आमतौर पे 80 to 90 हमारे लेक्चर्स होंगे, तकरीबन 80 से 90 यही तकरीबन 2.5 से 3 माह लगेंगे। और सारे के सारा कोर्स हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। उसके फौरी बाद ही आपका पेपर हो जाएगा। यही आपके पेपर में भी आपको 3 के महीने तकरीबन मिलेंगे। तो ये बड़ा अच्छा आपके पास गोल्डन चांस है। 17 स्केल जो है ना बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा पेपर होना है। एक ही पेपर होना है, 17 स्केल है, बहुत बड़ा स्केल है। तो आप इसको अवेल कर लें। 102 सीटें हैं जी पूरे पाकिस्तान से, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फीमेल्स अप्लाई करेंगी, ठीक है जी। आज लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ते हैं जी। लेक्चर नंबर 1 में हमने वैसे तो पढ़ना था, ये जो आपका जो पहला टॉपिक था ना, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, ये हमने पढ़ना है स्टार्ट से, इसी को करेंगे, ठीक है जी। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, ये आज हमने पढ़ना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो आपको इंट्रोडक्शन होता है ना एजुकेशन के वाले से, ये भी वो बाजू का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, बल्कि हर पेपर में ही पूछता है, ठीक है। ये जो आपके पास है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है, ये उसने टॉपिक्स में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहाँ से लाजमी पूछता है, ठीक है जी। आप देखें ना, ये आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे इन टॉपिक्स में से इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन तो है ही नहीं है, वो हम क्यों करने लगे हैं। 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने इजाफी करने हैं, वो लाजमी करने हैं, उसमें से पेपर लाजमी बनेगा, 100% पेपर उनमें से बनता है। ये जो है ना इसके अंदर से ही वो इंट्रोडक्शन पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को ही इंट्रोडक्शन में वो मर्ज कर लेता है, ठीक है जी। इसलिए हमने थोड़ा सा 2-4 लाइनें जो है ना आपने ये भी पढ़नी है सबसे पहले, उसके बाद हम पर्सपेक्टिव की तरफ आप चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको 1 बाय 1 लेकर चलेंगे। जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे जो पोस्टों के वाले से प्रिपरेशन करवा रहे हैं ना,
उसी तरीके से इसका भी डेली लेक्चर हुआ करेगा। जो भी लेक्चर लेंगे इसी लेक्चर के रिलेटेड जो भी आपके पास्ट पेपर्स होंगे, जो भी आपका एमसीक्यू डेटा होगा, वो नेक्स्ट डे आपका इसका टेस्ट हो जाया करेगा। तो यूँ आपका जनाब पहले थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, नेक्स्ट आपके पास जो टेस्ट देना है तो टेस्ट की सूरत में आपका एमसीक्यू डेटा और आपके पास पेपर्स भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। मीन्स के आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता जाएगा साथ साथ, और डेली बेस पे जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट भी आपके पास, वो मैंने सारे पास पेपर्स में से बनाने होते हैं, तो आपके पास पेपर भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी। और ये जो आपका कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ एसएसटी एफपीएससी के लिए नहीं होगा, बल्कि ये आपको एजुकेटर जो नेक्स्ट आ रही हैं उसके वाले से भी हेल्पफुल हो सकता है, और आपका जो हेडमिस्ट्रेस की सीटें आ रही हैं उसके वाले से भी आपको जो ना, और एजो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर वाले के हवाले से भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ना जी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। तो एजुकेशन की डेफिनेशन के वाले से क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है जी, द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सी जुबान से निकला है? जो एजुकेशन का लफ्ज लैटिन से निकला है जी। ये दो लफ्ज है, एजुकेयर और एजुसेयर। एजुकेयर और एजुसेयर। अब एजुकेयर और एजुसेयर जो ना, ए और ई का सिर्फ फर्क है। एजुकेयर का मतलब होता है टू रेज, टू ब्रिंग अप, ठीक है जी, जो किसी को ऊपर उठाना, ठीक है जी, जो टू नोरिश, नोरिश, ठीक है जी। और एजुसेयर का मतलब होता है टू लीड आउट, टू ड्राउट, टू लीड आउट, टू ड्राउट, किसी की रहनुमाई करना, किसी की रहनुमाई करना। ये आपके पास एजुकेयर और एजुसेयर के हवाले से ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है। स्कोप ऑफ एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछता है, स्कोप ऑफ एजुकेशन इज एज वाइड एज लाइफ। स्कोप मीन रेंज, मीन जो आपके पास एजुकेशन की रेंज है ये कहाँ तक है, मीन के कहाँ तक हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो एजुकेशन जनाब जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको एजुकेशन पढ़ते पढ़ाने के साथ आपके साथ आपने मुंसलिक रहना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, महद से लहद तक, ठीक है जी, गोद से कब्र तक आप एजुकेशन हासिल करें जी। टाइप्स ऑफ एजुकेशन के वजह से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता रहता है। तीन आपके पास टाइप्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल की जाती हैं। एजुकेशन के वाले से तमाम फॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी होती है एजुकेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए जिसके अंदर आप बैठें। दूसरे नंबर पे आपके पास कोई करिकुलम होना चाहिए जो आपने सिलेबस आपने पढ़ना है। तीसरा आपके पास कोई बुक होनी चाहिए वो आपने जो पढ़नी है। चौथा आपके पास कोई पढ़ाने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है जी। फिर आपके पास कोई टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह आप जाते हैं स्कूल, इतने बजे लगता है, इतने बजे जनाब छुट्टी होती है, फिर आप वापस आते हैं। मीन्स के तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना, फॉर्मेलिटीज सारी मुकम्मल होती हैं फॉर्मल एजुकेशन में। इसमें क्या है जी, फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच इन्वॉल्व सिस्टमैटिक टीचिंग विद लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है जी, सेट प्लान विद पर्टिकुलर एंड इन व्यू, वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक करिकुलम होता है, सुपरविजन ऑफ टीचर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, इंक्लूड्स एक्टिविटीज इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम, ठीक है। सारी की सारी फॉर्मेलिटीज जो है ना वो पूरी होती हैं फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है जी। दूसरी आपके पास आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसी है कि जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज मुकम्मल होती हैं, सारी मुकम्मल नहीं होती। क्या मतलब है जी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज आल्सो सेट प्लान बट आउट ऑफ क्लासरूम। इसमें क्लासरूम तो नहीं होता, क्लासरूम नहीं होता और इसका टाइम टेबल भी नहीं होता, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल होती हैं। मीन कि आपके पास बुक होती है, आपके पास जनाब करिकुलम होता है, वेल डिफाइंड आपके पास होता है, आपके एग्जाम्स होते हैं सारे, आपके ग्रेडिंग वगैरह पास फेल होता है। इसको हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। जैसे आप लामा कोलकाता यूनिवर्सिटी वगैरह से आप पढ़ते हैं या अभी मेरे से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या आपके पास डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है। इट डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, इट इज एजुकेशन ऑफ होमोजीनियस ग्रुप्स, ठीक है। ये होमोजीनियस ग्रुप्स की जे आपके पास जो ना जी एजुकेशन है। तीसरा नंबर है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी है जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ना तो बुक होती है, ना क्लासरूम होती है, ना एक टीचर होता है, ना कोई टाइम टेबल होता है, ना कोई स्कूल होता है, कुछ भी नहीं होता। ये आपके पास है इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन में कौन सी चीज जी, इट इज इन एक्सीडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस। क्या मतलब जी, ऐसी एजुकेशन जो आप मुआशरे से सीखते हैं, जो अपने मुआशरे से सीखते हैं, आप लोगों के मिलने मिलाप से ये वो सीखते हैं, ठीक, एक दूसरे रवैये से आप सीखते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है जी। ये नेगेटिव एजुकेशन भी हो सकती है। बाकी ऊपर वाली तो आपके जो कि आपने बुक से पढ़नी है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि आपका जो ज़माना है, आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो सराउंडिंग्स है, हो सकता है वो गलत लोग रह रहे हो तो आप उन्हीं से जो ना आप इंस्पायर होकर तो आप भी गलत लाइन पर चल पड़ें, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी, इसलिए कहते हैं जो बंदे की सोबत होती है बंदे के ऊपर उसका असर होता है। नेक्स्ट आपके पास है एजुकेशनल प्रोसेस।
एजुकेशन प्रोसेस के बारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन प्रोसेस के कितने पॉइंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं जो एजुकेशन प्रोसेस के। नंबर 1 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, मीन कि आपका मकसद क्या है एजुकेशन हासिल करने का, ठीक है। जो दूसरा नंबर पे आपके पास करिकुलम होता है, तीसरा पैडागोजी, चौथा आपके पास वैल्यूएशन या असेसमेंट होती है, ठीक है। ये आपके पास एजुकेशनल प्रोसेस है। अब इन चारों में से किसी एक को स्किप करके आपसे पूछेगा जनाब ये एजुकेशनल प्रोसेस में बताएं जी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो आकर टीचर कह देगा, तो टीचर जो है ना वो एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। वो स्कूल कह देगा, स्कूल भी नहीं है। क्लासरूम पूछ देगा, क्लासरूम भी नहीं है, ठीक है जी। तो वो टाइम टेबल कह देगा, तो वो ये सारा कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ होती है। एक ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं, करिकुलम होता है, पैडागोजी होती है, और आपकी वैल्यूएशन मीन के एंड पे आपका पेपर वगैरह होते हैं, एग्जाम होता है, पास फेल होता है, ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम द नेशनल गोल्स। ये दो लाइनें आपने याद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है वो बताएं जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपको मकासद हैं तलीम के, वो आप कहाँ से लेते हैं? वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से लेते हैं। जो इंसान अपना एक्सपीरियंस रोज़मर्रा ज़िंदगी में करता है ना, वहाँ से वो हासिल करता है, ठीक है जी। और जो आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव से हासिल किए जाते हैं। जो आपके पास कौमी लेवल के आपको गोल्स होते हैं ना, नेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वहीं से हम ड्राइव करके अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पास एंड पे ये 2-3 बातें हैं जी। ये आपके पास है कि मुख्तलिफ जो आपके माहिर तालीम है ना जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं दुनिया के, उन्होंने एजुकेशन के बारे से क्या कुछ कहा हुआ है। ये 2-3 आपने लाइनें याद करनी, पेपर में पूछता है बार बार। बताएं जी, जॉन डेवी, टी टैमट और जॉन एडम्स और रेडन्स, ये 4 बंदे हैं। चारों की डेफिनेशन भी आमतौर पर पूछी जाती हैं कि बताएं जी जॉन डेवी ने क्या कहा था, या वो कह सकता है कि जनाब ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है, जॉन डेवी की है कि टी टैमट की है या जॉन एडम्स की है। जॉन डेवी ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग। कहता है जी बताएं ये किसकी स्टेटमेंट है? ये जॉन डेवी की स्टेटमेंट है, ठीक है जी। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which will capable him to control her environmental and fulfill her responsibilities, ठीक है जी। वो कहता है ये किसी भी फर्द के अंदर वो चेंजेस हैं, वो उसमें चेंज आते हैं जिससे वो अपने आप को ज़माने में, अपने मुआशरे में एडजस्ट कर लेता है। वो अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसको वो जॉन डेवी ने कहा था। टी टैमट ने क्या कहा था जी? अकॉर्डिंग टू टी टैमट, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी। कहता जी वो प्रोसेस जो आप इन्फेंसी मीन्स के, जो आप इन्फेंसी से मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, आप जो है ना, आप जो गैर संजीदा सा रवैया किसी का होता है, गैर संजीदगी से संजीदगी की तरफ आप चलते हैं। जब बंदा आप जो है ना, जो वो मेच्योर हो जाता है, ठीक है जी। आप बचपन से मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, तो वो आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको हम एजुकेशन कहते हैं, ठीक है जी। जॉन एडम्स ने क्या कहा था? एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट अपॉन अनदर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई डेवलपमेंट बाय द कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज। क्या कहता है? कहता है जॉन एडम्स ने कहा था जो एजुकेशन है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक बंदे की पर्सनैलिटी दूसरे के ऊपर इफेक्ट करती है। मीन्स एक बड़ा इंसान है ना, जो आपका टीचर है, जो कामयाब है, जो अच्छा बंदा है, आप उसी की ही कोई फॉलो करते हैं। छोटा बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल छोटा अपने बाप को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसकी पर्सनैलिटी का जो असर छोटे बच्चे के ऊपर आ रहा है ना, आस्ता आस्ता सारी का सारा जो है इसके ऊपर मुंतकिल हो रहा है, उसको हम कहते हैं जी एजुकेशन कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी एजुकेशन कहते हैं। रेडन्स ने क्या कहा था जी? रेडन्स ने क्या था? एजुकेशन डेलिब्रेट सिस्टमैटिक प्रोसेस, एजुकेशन इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय मैच्योर पर्सन अपॉन इमैच्योर पर्सन। एक मैच्योर बंदा जो है, जो वो उसकी पर्सनैलिटी का जो असर इमैच्योर पे आता है ना, जो नाबालग पे आता है, बालग इंसान का, उसको हम कहते हैं एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो बार बार। तो ये आपने बेसिक एजुकेशन को वैसे कुछ बातें थी, ये आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो आपके पास जो एफपीएससी की तरफ से आपको दिए गए टॉपिक्स है ना, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पहला टॉपिक शुरू करना है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसके तकरीबन 4 लेक्चर्स हमारे होंगे इंशाल्लाह। तो 4 लेक्चर्स में ये सारा हम आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। टोटल हमारे 80 to 90 मैंने आपको बताया, 80 to 90 आपके पास लेक्चर्स होंगे। 80 to 90 में आपके पास तकरीबन 15 लेक्चर आपके जो ना इंग्लिश के होंगे, और बाकी आपके पास 75 से आपके ना 70 to 75 आपके पास जो ना ये एजुकेशन जो के हो जाएंगे। तो टोटल 90 आपने तकरीबन 3 महीने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर, ये हम गारंटी करते हैं आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर आप डेली का लेक्चर लेते हैं, डेली आप टेस्ट देते जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान के बारे से जब हम पढ़ना है, जब हम पाकिस्तान के नज़रिया के बारे से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ना सब कॉन्टिनेंट से इसको स्टार्ट करना पड़ता है। एजुकेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ती है, ठीक है जी। जब हम एजुकेशन हिस्ट्री को लेकर आएंगे, पाकिस्तान तक आएंगे, तो तब हम जाके ना, क्योंकि ये जो जड़ें हैं ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो 5 साल के प्लान्स हैं,
5 ईयर प्लान वगैरह हैं, वो सारी के सारे जो है ना वो पीछे जो सब कॉन्टिनेंट्स में आपकी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, जब तक आप इसको नहीं पढ़ते तब तक आपको उनकी समझ नहीं आती, ठीक है जी। उनके सारा जो है ना इसके साथ लिंक है, ठीक है जी, वो चीज़ सारी लिंक है, इसलिए हमने इसको सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके हवाले से सबसे पहले जी फ्राम कुतुबुद्दीन ऐबक डाउन टू बादशाह जफर टू, ये आपने याद कर लेनी है। मीन के जो हिंदुस्तान था, जो आपके पास सब कॉन्टिनेंट था, बर्र सगीर था, उसमें सबसे पहला जो मुस्लिम बादशाह जो था, मुस्लिम रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था, और सबसे आखिरी क्या था, बादशाह जफर टू, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द सलातीन एंड एम्परर, क्या जी, जो बहुत से आपके पास बादशाह थे सब कॉन्टिनेंट के, सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, आखिरी आपका बादशाह जफर टू था। इस यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बादशाह जफर टू तक क्या किया जी, कंट्रीब्यूटेड टू लाट ऑफ प्रमोशन ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स। बहुत से बादशाहों ने जनाब एजुकेशन और नॉलेज और आर्ट वगैरह को प्रमोट करने में मदद दी है। तो ये फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, इसमें सिर्फ आपने यही याद करना है कि पहला आपके पास बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने जनाब बुनियाद रखी थी यहाँ पे बरसगीर में इस्लाम की, और आखिरी बादशाह जफर टू, ठीक है जी। यही इसलिए मैंने लाइन थोड़ी सी यहाँ पे ऐड कर दी थी। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सदरुस्सुदूर। सदरुस्सुदूर जो है ना, ये जैसे हमारा वजीर तलीम होता है ना, वजीर तलीम एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ये सदरुस्सुदूर था जिन्हें ये जनाब ओहदे का नाम था अ परमानेंट ऑफिशियल एंजॉइंग द रैंक ऑफ मिनिस्टर अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत मैंने आपको मुताला पाकिस्तान में बड़ी डिटेल से पढ़ाई है, उसमें 5 सल्तनतें आती हैं, और तो आपके पास उसमें खानदान गुलामा के आती है, सदात आते हैं, लोधी आते हैं, वो खिलजी आते हैं, मुगल वगैरह, ठीक है। वो सारे के सारे मैंने आपको जो ना दिल्ली सल्तनत पढ़ाई हुई है, मुगलों ने आकर ख़त्म कर दी थी, ठीक है जी, 1526 में बाबर ने, ठीक है। तो ये आपके पास है जी दिल्ली सल्तनत के वाले से, कि दिल्ली सल्तनत में जो वजीर तलीम होता था उसके होते का क्या नाम था, सदरुस्सुदूर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी, ये आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। मुगल एम्पायर हैड द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड फंक्शन टू परफॉर्म। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहे थे सदरुस्सुदूर जो था ना, सदरुस्सुदूर, उसकी जनाब उस ड्यूटीज क्या क्या थी। उसकी ड्यूटी में शामिल थी जी टू पुट अप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड बिफोर द सुल्तान। सुल्तान के सामने यानी कि बादशाह के सामने जनाब उसने स्कॉलरशिप के वाले से जो बच्चे थे उनकी लिस्टें तैयार करता था, और स्टाइपेंड वगैरह उनका जो मुआवजा था उसके वाले से सुल्तान को बताता था, ठीक है जी। 2 पॉइंट काजीज एंड मुफ्तीज, ठीक है, टीचर्स को काजी और मुफ्ती का नाम दिया जाता था, ठीक है। काजी जो जुडिशरी वगैरह होती है, ठीक है, जो जजेस वगैरह, और मुफ्तीज वगैरह जो फतवा देते हैं, ठीक है जी। to ensure persons erring in matters relating to education and public moral and to watch the betterment of education and public morality, ठीक है जी। जो एजुकेशन पब्लिक मोरालिटी के वाले से जो काम थे वो भी सदरुस्सुदूर ने देखने होते थे। टू प्रोवाइड एड टू द पुअर एंड डिसेबल फ्रॉम द फंड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ठीक है जी। जो डिसेबल्ड और पुअर लोग थे उनको फंड द्वारा प्रोवाइड करना भी सदरुस्सुदूर का ही काम होता था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी द मदरसा खैरुल मुनाज़िर फाउंडेड बाय महम अनख इन दिल्ली, ठीक है जी। जो आपका जो महम अनख ने जो आपका मदरसा खैरुल मुनाज़िर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदरसा खैरुल मुनाज़िर जनाब किसने जनाब इसकी बुनियाद रखी थी, महम अनख ने, या फिर पूछा हुआ कहाँ पे था, ये दिल्ली में था, दिल्ली में, ठीक है जी। एंड द मदरसा फाउंडेड बाय द मोहम्मद गवान इन बिदर, ठीक है जी। जो बिदर का जो मदरसा था मोहम्मद गवान ने किया था। आर जस्ट फ्यू इंस्टीट्यूट आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ देम, सम ऑफ दोज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर बीइंग यूज्ड एज सेंटर ऑफ एजुकेशन इवन टुडे, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो, ये सिर्फ हमने एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको आपने अभी एक कंसेप्ट बनाना है आपने, कि जब हम एजुकेशन पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं तो आपने पीछे एक हिस्ट्री का एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आगे चलना है, ताकि आपको आगे जाके बातों की समझ आ जाएगी, ठीक है जी। A case in point in Madrasa Ghaziuddin in Delhi outside Ajmer Gate before the independence 1947 it was known as Arabic College, now it is called Delhi College। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली कॉलेज का पुराना नाम क्या था, अरबिक कॉलेज क्या क्या था जी, अरबिक कॉलेज जी। 1947 से जो इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है जी। तो ये कहाँ पे था, अजमेरी गेट जो दिल्ली में ना, जो नाम मदरसा गाजिउद्दीन जो था ना, ये आपके पास है जी अजमेरी गेट के बाहर दिल्ली में था। इसका पुराना नाम अरबिक कॉलेज था, और अब इसका नाम दिल्ली कॉलेज है, ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ये जो आपके पास है ना जी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में जो आपकी एजुकेशन थी उसकी जो एम ऑफ एजुकेशन क्या रखा था उन्होंने, जो आपके पास जो 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 सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर में जब एजुकेशन होती थी मुसलमानों ने इसकी बुनियाद रखी थी, तो उसका एम क्या था, सबसे पहला था सीकिंग द प्लेजर ऑफ गॉड। तो ये जो आपकी एजुकेशन का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये होता था अल्लाह ताला को राज़ी करना। मुसलमानों में जो एजुकेशन का मकसद होता है तलीम हासिल करने का, वो क्या है जी, सीकिंग द प्लेजर ऑफ गॉड। ये भी क्वेश्चन वो पूछता है, द टू प्लीज अल्लाह इज द मोस्ट चेरिश्ड एम ऑफ द मुस्लिम ड्यूरिंग दियर वर्ल्डली लाइफ, ठीक है जी। सारी ज़िंदगी में जनाब जो मुस्लिम है
उनका जो जो जनाब अल्लाह ताला को राज़ी करने का मकसद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो नेचुरली द बेसिक एम ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इज अटेनमेंट ऑफ अल्लाह's प्लेयर थ्रू बिल्डिंग द ह्यूमन कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन वो पूछता है कि जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का जनाब एजुकेशन हासिल करने का बेसिक मकसद क्या है। उसमें ऑप्शन आपको दे देगा कि जनाब नौकरी हासिल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या स्कॉलर बनाने के लिए, इस्लाम की खिदमत करने के लिए, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ठीक है जी। तो इस्लाम जो मुसलमान का एजुकेशन हासिल करने का बेसिक मकसद क्या है जी, अपनी पर्सनैलिटी और अपने करैक्टर को जनाब बिल्ड करना है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। ठीक है जी। इन बेफिटिंग मैनर अलॉन्ग विद द फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ वर्शिप। The basis of this aim of Islamic education is the tradition of Holy Prophet ﷺ whosoever seeks knowledge for the purpose other than the pleasure of Allah Almighty shall command him to the located destination in the hell। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कोट की गई है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी और मकसद के लिए तलीम हासिल की, अल्लाह ताला उसका ठिकाना जहन्नुम में बनाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्री डोमिनेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जनाब बालादस्ती के लिए भी ये भी इल्म हासिल करते हैं। ठीक है। करैक्टर बिल्डिंग के लिए इल्म हासिल करते हैं, और एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट जो इंसान की जो उनकी ग्रोथ होती है ना, ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग होती है जो, ठीक है, उसके हवाले से जनाब एजुकेशन का मकसद था इसमें सब कॉन्टिनेंट में। तो ये 4 मकासद आपने याद करने हैं। सीकिंग ऑफ प्लेजर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। उसके बाद प्री डोमिनेंस इस्लाम की बोलबाला के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, करैक्टर बिल्डिंग के लिए, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इनमें से एक आध को अंदर से वो स्किप करके तो जनाब आपको ऑप्शन पूछ लेगा कि मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन का एम क्या था। ठीक है जी। उसके बाद है करिकुलम। करिकुलम क्या था सब कॉन्टिनेंट में, जब मुसलमानों ने एजुकेशन की बुनियाद रखी थी तो उसमें करिकुलम क्या था। ठीक, उसमें निसाब क्या था। द होली कुरान हेल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन द मुस्लिम करिकुलम। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो मुसलमान हैं जब अपना निसाब तैयार करते हैं, करिकुलम तैयार करते हैं, उसमें जो सेंट्रल प्लेस है वो होली कुरान है। इस्लाम में जो करिकुलम है उसमें सेंट्रल प्लेस, जो इसको बुनियादी जगह है, वो कुरान मजीद से ही करिकुलम को अपना डेवलप करते हैं। द अदर सब्जेक्ट्स वर इंक्लूड्स फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। तो जो दूसरे सब्जेक्ट सारे थे, जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उसमें साइंस वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह, उर्दू वगैरह, वो सारी सारी वो जनाब कुरान मजीद की ही एक्सप्लेनेशन, इसी की तर्जुमा तफसीर करने के लिए जनाब ऐड किए गए थे। बेसिक जो एजुकेशन का करिकुलम था वो सिर्फ कुरान ही था जो ना मुसलमानों में। ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस द होली कुरान हैज एम्फसाइज्ड अगेन एंड अगेन टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स। ठीक है। वो कहता है जी, मिसाल के तौर पर जो कुरान मजीद है उसमें बार बार ये ताकीद की गई है कि आप जो है ना, वो उसमें आता है वह तफक्करू व तदब्बरू, आप गौर व फिक्र करें अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह ताला के जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, उसके ऊपर आप गौर व फिक्र करें। जब कुरान मजीद की ये आए थे ना, गौर व फिक्र करें, तो इस गौर व फिक्र के लिए ही, तफक्कुर तदब्बुर के लिए ही जनाब साइंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। तो साइंस का सब्जेक्ट क्यों जनाब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप ऑब्जर्व द यूनिवर्स, टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, इसलिए मुसलमान साइंस को पढ़ते हैं। अदरवाइज मुसलमान साइंस को इन्वेंशन वगैरह के लिए नहीं पढ़ते। ये देखे ना, एक नजरिया ही है ना। तो मुसलमान साइंस को पढ़ते हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि आप वतफक्करू वतदब्बरू। ठीक है जी। उसके बाद है जी, in order to deal with the criticism of Holy Quran, the philosophical science in general and the scholastic philosophy in particular appeared। ठीक है जी। जो कुरान मजीद पर तनकीद होती थी ना, ठीक, क्रिटिसिज्म को ख़त्म करने के लिए, क्रिटिसिज्म का मुकाबला करने के लिए, फिर जनाब जो है ना, जो फिलासफी, फ़लसफ़ा और आपके पास स्कॉलरशिप जो है ना, वो जो स्कॉलिस्टिक जो थे, स्कॉलर्स वगैरह बनाए गए थे, जो लोगों को फ़लसफ़ा की तालीम दी गई थी, जिन्होंने लोगों का फिर मुकाबला किया था। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, जो सब कॉन्टिनेंट आपका करिकुलम होता था, इसको वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। करिकुलम 3 टाइप्स का था। एक आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए करिकुलम था, फिर सेकेंडरी एजुकेशन था, फिर हायर एजुकेशन के लिए था। ठीक है। ये 3 तरह का करिकुलम था जनाब आपका सब कॉन्टिनेंट में। अभी हम सब कॉन्टिनेंट को ही पढ़ रहे हैं, बर्रे सगीर को। एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या है जी, इनकंसिस्टेंट प्राइमरली द आर्ट हाउ टू रीड एंड राइट एंड रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो एलिमेंट्री, जो बच्चे छोटे थे ना, छोटे बच्चों को सिर्फ कुरान मजीद को जनाब, कुरान मजीद की जो तलावत थी ना, उसको आपने कैसे कुरान मजीद को पढ़ना है और कैसे आपने कुरान मजीद को लिखना है, सिर्फ लिखना और पढ़ना ही जनाब एलिमेंट्री एजुकेशन में शामिल था। ठीक है जी। उसके बाद विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग इन दिस स्टेज को एजुकेशन वाज इन प्रैक्टिस। ठीक है जी। जो आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन थी, जिसमें सिर्फ कुरान मजीद को लिखना और पढ़ना और बगैर तर्जुमे के
बगैर तर्जुमा के कुरान मजीद को पढ़ाया जाता था। इसमें को एजुकेशन जनाब बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे ही तालीम हासिल करते थे। तो छोटे बच्चे होते थे जिसमें सिर्फ उन्होंने कुरान मजीद की रीडिंग ही, कुरान मजीद की तिलावत को ही पढ़ना होता था, याद करना होता था, उसमें बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते होते थे। फिर आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन थी। सेकेंडरी एजुकेशन जनाब in this stage the worldly education and training regarding everyday lives affairs official procedure and legal matter was imparted। ठीक है जी। the curriculum institute of arithmetic history ethics islamic jurisprudence and calligraphy at this stage Persian was a medium of instruction in the south asia। जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन थी, सेकेंडरी एजुकेशन में जनाब फिर एथिक्स, अखलाकियात, इस्लामियात और अब कैलीग्राफी वगैरह, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री वगैरह ये सारे सब्जेक्ट शामिल कर दिए जाते थे सेकेंडरी एजुकेशन में। और इस सेकेंडरी एजुकेशन में जो क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट वो है जी, इसमें जो आपके पास जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। पर्शियन मीन कि आपके पास जो फारसी लैंग्वेज थी, फारसी में ये फिर पढ़ाया जाता था। ठीक है जी। हायर एजुकेशन में क्या सर जी, हायर एजुकेशन में इट कंसिडर फिलासफी, लॉजिक, स्कॉलिस्टिक फिलासफी, ठीक है जी, इल्मुल कलाम उसको कहते हैं। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद की तफसीर एंड द ट्रेडिशन ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हुजूर पाक सल्लम की रवायात जो थी। ठीक है। द मीडियम इंस्ट्रक्शन वाज अरबिक एट दिस स्टेज। और इस स्टेज पे जनाब अरबी जो ना, अरबी हायर एजुकेशन को किसमें सारी किताबें किसमें थी, अरबिक में थी, अरबिक में थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जनाब, सब कॉन्ट्रेंट में आपके पास जो एलिमेंट्री एजुकेशन था उसमें को एजुकेशन थी, इसमें सिर्फ कुरान मजीद की जो ना बगैर तर्जुमा के पढ़ाया जाता था। सेकेंडरी एजुकेशन में जनाब आपके पास जो है ना ये एथिक्स वगैरह और अलजबरा वगैरह ऐड कर दिया जाता था। हायर एजुकेशन जो वो अरबिक में आ जाती थी। ठीक है, ये आपने इसको क्लियर करना है। फिर आपके पास पीरियाडिक करिकुलम है। पीरियाडिक करिकुलम जो है ना इसमें 3 पीरियड थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये आपके पास जो पीरियाडिक करिकुलम है ना, जो पीरियाडिक इसमें आपका फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड कौन सा था? फर्स्ट पीरियड है जी आपका इट कवर द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सब कॉन्टिनेंट टू द रीजन ऑफ अकबर दी ग्रेट। जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अकबर दी ग्रेट तक, जो आपके पास बादशाह अकबर था ना, अकबर बादशाह मुगल बादशाह था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अकबर बादशाह तक जो आपका दौर है उसको हम कहते हैं जी फर्स्ट पीरियड ऑफ करिकुलम। ठीक है जी। इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज, जनाब 2 दहाइयों तक, जो 2 सदियों तक ये चलता रहा है। ठीक है जी। ड्यूरिंग दिस पीरियड अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंक्लूड एग्जिस्टेंस ऑफ होली कुरान, ट्रेडिशन होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और उसको लॉजिक, स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी एंड मैथमेटिक्स कंस्टिट्यूटेड द करिकुलम। ठीक है जी। जो करिकुलम में था उसमें आपके पास जो ना इस जो आपका फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड में जनाब आपके पास है ना जी, जो आपके पास है लिटरेचर, अरबिक लैंग्वेज थी। ठीक है, लिटरेचर था, और आपके पास जो कुरान और हदीस की तालीम जो थी वो इसमें शामिल थी, जो आपका फर्स्ट पीरियड था। फिर आपके पास सेकंड पीरियड पूछता है, वो सेकंड पीरियड कब से कब तक रहेगा? सेकंड पीरियड आपके पास जनाब आएगा जी ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड फर्स्ट पीरियड द टेंडेंसी टुवर्ड द फिलॉसफी एंड लॉजिक विच गॉट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी वाज फर्दर स्ट्रेंथेड बाय द फतेहुल्लाह शिराजी अब मिनिस्टर ऑफ अकबर दी ग्रेट। ठीक है जी। तो ये फतेहुल्लाह शिराजी जो है ना, फतेहुल्लाह शिराजी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जनाब अकबर का एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम था? फतेहुल्लाह शिराजी। फतेहुल्लाह शिराजी जो है ना ये इसने जनाब काफ़ी काम किया था एजुकेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है जी। द रीजन ऑफ अकबर वाज द पीरियड विद नो पर्टिकुलर रिलीजियस ट्रेंड अंडर स्टेट अंडर पैटर्नाइजेशन थ्रू अकबर क्रिएटेड दीन इलाही द डोमिनेंट रिलीजन वाज इस्लाम। ठीक है जी। तो आपके पास जो अकबर का रीजन था उसमें क्या था जी, कोई ऐसा जनाब कोई जो आपके पास कोई तालीमी निज़ाम जो स्टेट के वाले से नहीं था, और उसने ही जनाब दीन इलाही भी क्रिएट किया था अकबर ने, ये तो आपको पहले भी पता है। ठीक है जी। द ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग सच द होली कुरान ट्रेडिशन ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द साइंस रिलेटिंग द बोथ ऑफ देम वर क्रिटिसाइज्ड ओपनली एंड डेलिबरेटली। ठीक है जी। तो जो आपके पास जो आपके पास है ना, इसमें ये जो है इस रीजन में इस पीरियड में साइंस जो है ना, साइंस को जनाब ओपनली क्रिटिसाइज किया गया था। जी हमने साइंस को नहीं पढ़ना, हमने क्या करना, सिर्फ कुरान और हदीस को ही पढ़ना है। ठीक है जी। उसके बाद फिलोसफी लॉजिक्स वगैरह को सारी इसको जनाब क्रिटिसाइज करते थे, वर एनकरेजफुली द टेक्स्ट बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स वर चेंज हाउएवर अ न्यू सब्जेक्ट द साइंस ऑफ मेडिसिन वाज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। दिस पीरियड एंडेड ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ औरंगजेब। जनाब जो सेकंड पीरियड था औरंगजेब तक चला था, औरंगजेब तक जनाब सेकंड पीरियड चला था, अकबर से लेकर औरंगजेब तक सेकंड पीरियड चला था। और इसमें जनाब जो आपके पास है ना करिकुलम में क्या साइंस ऑफ मेडिसिन को ऐड किया गया था। फिर आपके पास थर्ड पीरियड आता है। थर्ड पीरियड आता जी मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहालवी वाज रिप्यूटेड स्कॉलर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब आलमगीर।
औरंगजेब आलमगीर का जनाब जो उसके रीजन में जो जो आपके पास जो जो स्कॉलर था, जो 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 मशहूर था स्कॉलर, जो एजुकेशन, वो था मुल्ला निज़ामुद्दीन सियालवी। ही मेड चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन द करिकुलम एंड मेड इट a न्यू करिकुलम। दिस वाज द करिकुलम which remained in force in about all the academies of subcontinent recognized by दरस निज़ामी। ये तो दरस निज़ामी आज भी चल रहा है, दरस निज़ामी। दरस निज़ामी को किसने जनाब ये क्रिएट किया था? मौलाना मुल्ला निज़ामुद्दीन सियालवी। मुल्ला निज़ामुद्दीन सियालवी ने जनाब ये करिकुलम जो दरस निज़ामी वाला है, ये इसने जनाब कंपाइल किया हुआ है। और ये जनाब औरंगजेब आलमगीर के जनाब जो बादशाह था उसके ज़माने का ये स्कॉलर था। दिस करिकुलम रिसेंबल्ड एट द सेकंड पीरियड कंसिक्वेंटली द टेंडेंसी टुवर्ड द वर्क्स ऑफ फिलॉसफी एंड लॉजिक एक्स्ट्रा रिलीजियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज increased. Moreover, the textbooks of different subjects were changed. The principal aim was to facilitate the student to have an easy access to textbooks considered more difficult in our main subject and science। ठीक है, इसमें इसने क्या किया था, इसमें टेक्स्ट बुक्स वगैरह को चेंज कर दिया था। ठीक है, चेंज करके उसको आसान जो है टेक्स्ट बुक्स वगैरह दी थी। ठीक है, तो ये आपके पास है जी। इसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह, ठीक है जी, इनके वाले से काफ़ी खिदमात हैं इसमें। ठीक है, ये आपने पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड पीरियड था। और उसके बाद दरस निज़ामी जो है ना, दरस निज़ामी, ये दरस निज़ामी में आपके पास क्या थे? comparatively less importance was given to teaching of Holy Quran and hadith than the teaching of philosophy and logic। दरस निज़ामी में जनाब कुरान हदीस को काम किया गया था, फिलासफी और लॉजिक को जनाब ज़्यादा जोर दिया गया था। जियोग्राफी एंड हिस्ट्री वर इग्नोर्ड कम्प्लीटली। दरस निज़ामी में जियोग्राफी और हिस्ट्री को जनाब बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। इन दरस निज़ामी देर वर मैनी बुक्स एंड एटमोलॉजी एंड सेंटेक्स वाइल द बुक्स ऑन लिटरेचर वर फ्यू। लिटरेचर वगैरह पे बहुत कम थी, बाकी जो है एटमोलॉजी सेंटेक्स वगैरह साइंस पे बुक्स ज़्यादा थी। इंटेलिजेंस एंड विजडम प्रोडेंस एंड थाट एटसेट्रा वर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन में जो ना इंटेलिजेंस वगैरह विजडम वगैरह को ज़्यादा तरजीह दी गई थी। ठीक है, समझ आ गया जी, आपका दरस निज़ामी था। इन अदर वर्ड्स वी कैन कंक्लूड दैट द करिकुलम फॉर हायर स्टेज रैशनल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग प्रिवेल्ड ओवर द रिलीजियस ब्रांचेज ऑफ द नॉलेज। ठीक है जी, इसमें आपके पास क्या था जी, दरस निज़ामी में जनाब का रैशनल ब्रांचेज जो थे उसमें रिलीजियस ब्रांचेज के ऊपर उसको फोकियत दे दी गई थी। रिपोर्टेड साइंस जो ना, जो आपके पास साइंस वगैरह थी ना, साइंस को रिलीजियस के ऊपर फिर उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा उसको फोकियत दी थी। एंड द करिकुलम ग्रीव अ बिट हैवी एज वेल एज डिफिकल्ट। तो करिकुलम थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो ये आपके पास थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो सब कॉन्टिनेंट के वाले से। इसके बस पांच आप जो मैंने मेन आपको बातें बताई हैं वही आपने देखनी है। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे। तो यूँ आपको ये ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला सारा का सिलेबस आपका हम लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।